नहीं, आप तो भगवत गीता पढ़ी हो जाते हैं। मंडली की ऐसी हालत है कि सामने रखी चीज दिख रही है ना सुन रही है, पढ़ेंगे कैसे? चलिए, हमने एक नया सत्र शुरू किया था, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड वो सत्र है पंचतंत्र के बारे में, स्वस्थ कैसे रहें। तो स्वस्थ पंचतंत्र, हाँ, षटकर्म होता है, जो षट क्रियाएं होती हैं। षटकर्म तो योग की क्रियाएं तो होती हैं, और जो आप बोलना चाह रहे हैं वो आयुर्वेद का पंचकर्म है। हाँ, वो पंचतंत्र नहीं है। हाँ, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा में सिर्फ इतना ही अंतर है, वही सारी क्रियाएं वो दवाइयों के साथ करते हैं, औषधियों के साथ करते हैं, बिना औषधियों के करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सिंपल क्लीनिंग टेक्निक्स है, क्लीनिंग टेक्निक्स। जब हम थोड़ा सा डिफरेंस की ओर बढ़ेंगे कि भाई कौन सी पद्धति में क्या डिफरेंसेस है, उस समय इन सवालों के जवाब और आसान हो जाएंगे। तो पंचतंत्र के 5 अनमोल नियम। पहला नियम है, दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। दूसरा नियम है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को लगभग 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। ठंड में थोड़ा सा कम हो सकता है और गर्मी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जी, वैल्यू एडेड, इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन करूंगा। तीसरा पॉइंट है कि 1 घंटे किसी भी तरह का व्यायाम, योग, शारीरिक व्यायाम जो कि फोकस्ड हो। ऐसा नहीं कि अब कोई मजदूर है तो वो दिन भर काम कर रहा है तो उसको हम शारीरिक श्रम तो मानेंगे पर व्यायाम नहीं मानेंगे। व्यायाम तभी व्यायाम होता है जब वो फोकस से किया जाए। लोग जिस वक्त घड़ी बांध के घर में चल रहे हैं उसको भी काउंट करते हैं कि मैं 10 स्टेप्स करूँ, वो भी व्यायाम थोड़ी। वो व्यायाम नहीं है, वो तो सिर्फ आपका मूवमेंट है, शारीरिक फिजिकल मूवमेंट है। क्योंकि आजकल लोगों के हाँ 10,000 स्टेप्स का क्राइटेरिया बनाया गया कि हर व्यक्ति को एक दिन में 10,000 स्टेप्स मिनिमम कंप्लीट करना। तो वो उसे पूरा करने के लिए कैसे व्यायाम में आएगा? व्यायाम इज ऑलवेज डन विद अ वेरी ग्रेट फोकस, वेयर फोकस इन ऑन समथिंग। और आप किसी पे, जैसे मान लीजिए आप चलते चलते ऐसा वेट उठा के काम कर रहे हो, तो ये कैसे व्यायाम हो जाएगा? अरे एक तरफ आप किचन में हो, एक तरफ आप कढ़ाई पे हाथ चला रहे हो और एक तरफ आप डंबल मार रहे हो। बोले टाइम नहीं है मेरे पास। बोलते हैं कि हमारा हो रहा है मतलब हमारा व्यायाम हो रहा है। हाँ, वो मानसिकता से वॉकिंग को व्यायाम में लेना चाहिए। वॉकिंग को व्यायाम में लेना चाहिए पर डेडिकेटेड व्यायाम नहीं, डेडिकेटेड वो होना चाहिए। ये बहुत सारा घर में वो देख रहे हैं, वो तो आपका फिजिकल मूवमेंट है ना। देखिए, कोई चीज डेडिकेशन से उसी काम के लिए किया जा रहा है तो उसका अपना एक वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल स्कूल में जाके पढ़ रहा है, ठीक, और कोई आते चलते फिरते कोई भी मेडिकल की किताबें पढ़ के निकल रहा है, तो क्या दोनों डॉक्टर बन जाएंगे? कौन डॉक्टर बनेगा? जो डेडिकेटेड काम करोगे। तो एक्सरसाइज, व्यायाम मतलब एक डेडिकेशन के साथ, एक फोकस के साथ किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि आप किचन में बैठ करके लॉन टेनिस खेल दो। जैसे मैं अपना टाइम फिक्स कर दूं कि मैं 6 से 7 वॉक करूंगी और मैं एक अच्छे हाँ, ये एक्सरसाइज कहलाएगा, ये एक्सरसाइज कहलाएगा। तो 1 घंटे का व्यायाम होना चाहिए जो कि फोकस्ड एनर्जी व्यायाम होना चाहिए। चौथा, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि हर व्यक्ति को समय समय पर उपवास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 के ऊपर है और 65 तक का है, उसे हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए। और 5वां पॉइंट है कि सुबह शाम ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो आई रिपीट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचतंत्र। पहला है, दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। दूसरा है 3 लीटर पानी ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है 1 घंटे का शारीरिक व्यायाम करना चाहिए जो किसी भी रूप स्वरूप में हो सकता है। चौथा है, सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए। और 5वां,
जो है वो सुबह शाम ईश्वर का नाम लेना चाहिए। इन 5 सिद्धांतों का अगर व्यक्ति पालन करता है तो वह स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। 5 प्रिंसिपल्स टू गेन गुड हेल्थ, और इसी को हमने कहा पंच तंत्र। तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, पंच तंत्र वैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्र मीन्स अ सिस्टम। तो जब आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से पहले तंत्र को पढ़ना हमने शुरू किया था। पहला तंत्र, पंचतंत्र का पहला तंत्र क्या था कि 2 बार भोजन करना चाहिए। इसके पीछे हमने कारण दिया कि भोजन को पाचन करने के अलावा शरीर को बहुत सारे काम करने होते हैं। क्या एक गृहिणी को सिर्फ घर में खाना बनाने का ही काम होता है? नहीं, खाना बनाने के अलावा उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को समय से तैयार करना, घर में अगर बड़े हैं तो उनकी जिम्मेदारी, हस्बैंड उनकी जिम्मेदारी, अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी, खुद के प्रति जिम्मेदारी। तो क्या सिर्फ खाना बनाना ही उसका काम है? तो क्या शरीर का सिर्फ खाना पचाना ही उसका काम है? तो अगर शरीर का काम सिर्फ खाना पचाना नहीं है तो निश्चित समय पे उसको भोजन दिया जाए और बाकी समय पर हम शरीर को बाकी काम करने के लिए समय दें। अगर वो दिन भर सिर्फ भोजन करता रहेगा तो वो सिर्फ पाचन की क्रिया में ही लगा रहना पड़ेगा उसको, तो बाकी की क्रियाएं बाधित होंगी, बाकी की क्रियाओं के लिए उसको समय नहीं मिलेगा। क्योंकि सही मायने में देखें तो शरीर को पर्याप्त विश्राम भी नहीं मिलता। आजकल लोगों की नींद भी ठीक से नहीं हो पाती, नींद की ड्यूरेशन भी कम हो गई है। हम कहते हैं ना लाइफ फास्ट हो गई है, तो इतनी फास्ट हो गई है कि या तो रात में लेट तक जाग रहे हैं या फिर सुबह जल्दी उठ करके सारी जिम्मेदारियां निभाना है। अगर आप एक मेट्रो और कॉस्मो की लाइफ में देखें तो वहाँ व्यक्ति रात में घर पहुंचता है 10 बजे और सुबह 5 बजे उठ करके फिर तैयार होकर के फिर भागता है। तो क्या उसको अपने लिए समय मिल पा रहा है? वो रास्ते चलते चलते वो जो मिल जाए वो खा लेता है, लंच में कैंटीन में जो मिल जाए वो खा लेता है, भूख मारने के लिए चाय कॉफी सिगरेट इनका उपयोग करता है, तनाव से ग्रसित है, शरीर पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, सिर्फ और सिर्फ जीविका उपार्जन उसके जीवन का लक्ष्य बना हुआ है और उसके लिए, उसके कारण से वो अपने शरीर को किसी भी तरह से स्वस्थ भी नहीं रख पा रहा है। और ये सबसे बड़ा सच है जब आप किसी बड़े शहर में भाग दौड़ वाली जिंदगी में रहने लगते हैं, तब नहीं चाहते हुए भी आप उस चीज के हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में जब मुझे फ्रेश खाने को नहीं मिलेगा तो मुझे तुरंत अगर सामने बिस्किट दिख रही है जो कि सरल है, इजी है, आज मार्केटिंग ने, आज इंडस्ट्री ने उसे आसान बना दिया है कि आपको भूख लग रही है तो आप बिस्किट, मुझे उसमें कोई नुकसान नजर नहीं आता क्योंकि मेरी व्यवस्था वो मुझे फ्रेश खाना खाने के लिए अलाउ नहीं करती। तो ऐसे में वो व्यक्ति वैसा भोजन शैली अपना लेता है और धीरे धीरे पता नहीं चलता वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। अब उसको फ्रेश भोजन मिल भी रहा होगा तो वो उसे खाने की बजाय उन चीजों को खाने के आदी हो जाने के कारण से वो उन्हीं चीजों को खाने की कोशिश करेगा। तो 2 बार भोजन करने से एक चीज सुनिश्चित होती है कि शरीर को एक निश्चित समय पर पाचन की क्रिया करनी पड़ती है। तो वो निश्चित समय पर पाचन की क्रिया पूर्ण करने के बाद वो फ्री होता है शरीर के बाकी रख रखाव को पूरा करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर एक महिला को पता हो कि घर पे सभी सदस्य इतने इतने बजे खाना खाते हैं तो वो निश्चित समय पे भोजन तैयार करके उनको परोस देंगी। पर अगर जो खाना खाने वाले हैं उनका समय निश्चित ना हो, कभी वो 1 बजे खाते हो, कभी 3 बजे खाते हो, कभी शाम को 5 बजे खाते हो, तो ऐसा तो उसकी तो कोई जीवन शैली ही नहीं बचेगी। वो जैसे ही पता चला 3 बजे आराम करने आ जा रही है, जाने वाली है, तो 2 लोग बाहर से घर आएंगे, बोले खाना परोसो, टाइम हो गया मेरा। अब ठीक है परोस दिया, फिर जाकर के वो आराम करने जाएगी
तो जैसे ही कुछ और काम करने के लिए बोले कि 5 बजे मेरा योगा सेशन है, मैं वहां जाऊंगी, तो पता चला 5 बजे फिर 2 लोग आ गए, बोले हमारा खाना परोसो। तो क्या है, वो उसके लिए असुविधा का कारण नहीं बनेगा? तो महिला को बनाने में असुविधा होने वाली है या परोसने में असुविधा होने वाली है, तो शरीर को बार बार जब चीजें दी जाएगी तो उसकी असुविधा नहीं होगी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, लिख लीजिए, पावलोज एक्सपेरिमेंट, PAVLOV। फिजियोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पावलोज एक्सपेरिमेंट। उस पावलोज एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक निश्चित समय पर पावलोस, PAVLOVS, पावलोस, आप लोग उसे ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा। तो एक निश्चित समय पर उसमें एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक कुत्ते को लिया गया और एक निश्चित समय पर पहले घंटी बजाई जाती और फिर उसको खाना दिया जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और बाद में एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर उसके ट्यूब डाली गई, स्क्विशन ट्यूब से होती हुई जो। और एक दिन क्या किया गया, घंटी तो बजाई गई बट खाना नहीं दिया। तो देखा उसके उस ट्यूब से भर भर के पाचक रस, गैस्ट्रिक जूस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर भर के बाहर निकल रहा। क्यों? क्योंकि घंटी के सुनने से उसके शरीर को आदत हो गई थी कि इस समय पे मेरा शरीर, उसका शरीर पाचक रस बनाता, क्योंकि उसी समय उसको कुछ देर बाद उसको भोजन मिलता। घंटी बजती, थोड़ी देर बाद उसको भोजन मिलता। तो शरीर को एक अलार्म मिल गया था कि घंटी बजी मतलब पाचक रस बनाना है। तो शरीर ने उस दिन भी वैसा ही किया, घंटी बजी तो उसने पाचक रस तो बनाया पर उस दिन भोजन नहीं आया। तो भोजन नहीं आया तो वो जो बन चुका था, उन्होंने ट्यूब डाल करके दिखाने की कोशिश की, देखो कितना सारा पाचक रस बना। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम निश्चित समय पर भोजन करते हैं तो शरीर भी उसी समय पर पाचक रस बनाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये इस समय पर भोजन करेंगे। तो इसलिए आपसे मैंने कहा था कि जो सर्विस क्लास में लोग रहते हैं और जो बिजनेस क्लास में लोग रहते हैं, उनके जीवन में यही बहुत बड़ा अंतर आता है। सर्विस क्लास के लोगों का खाने का समय मोटा मोटी फिक्स होता है, क्योंकि उनको ऑफिस जाने का समय निश्चित होता है, ऑफिस में लंच का समय निश्चित होता है, घर आने पर खाना खाने का समय निश्चित होता है। पर एक व्यापारी के लिए ऐसा नहीं है। एक बिजनेसमैन पता चला खाना खाने बैठने वाला है, कोई जरूरी इंपॉर्टेंट डील आ गई, तो उसको वो भोजन को छोड़ करके बोले यार ये डील निपटा लेता हूँ, क्योंकि बिजनेस का प्रमुख हिस्सा है, और उसका खाना फिर डिले हो जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो पाचक रस निश्चित समय पर बनने वाला होता है या बन चुका होता है, वो आपके भोजन नहीं करने से बन करके वेस्ट हो जाता है। और जब आप खाते हो तब शरीर को जबरदस्ती एसिड बनाना पड़ता है, तो वो गुस्से में एसिड बनाता है, ज्यादा एसिड बनाता है, और इसलिए बेसमय भोजन करने पर आपको एसिडिटी का अनुभव होता है, पेट में जलन का अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए सपोज किसी व्यक्ति को 1 बजे खाना खाने की आदत थी, आज वो फ्रेंड्स के साथ बाहर गया, तो 1 बजे की बजाय उनका लंच हो गया 3:30 बजे, क्योंकि सब जब लंच आया तब वो खाए। तो वो लंच के बाद से बहुत डिस्कम्फर्ट सा फील कर रहा था, बहुत हैवी हैवी फील कर रहा था, और ऐसे खट्टी डकारी सी उसको आ रही थी। किसी ने अनुभव किया है कभी ऐसे? तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी सभी ने किया है इस चीज को। तो ये इस बात का स्पष्ट स्पष्ट रूप है कि शरीर निश्चित समय पर ही पाचक रस बनता इस समय में भूख लगता है, जितना समय खाते हाँ। हैं थोड़ी देर बाद वो भूख मिट जाता है, है, भूख भी मिट जाता है। ऐसा होता है। जैसे ही आपने देखा होगा कि भूख लग रही है तो पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ करके कुछ ऐसी आवाज सी होती है। और अगर आपने थोड़ा पानी वानी पी लिया है या खाना नहीं खाया, या आपने कहा केला वेला खा लिया या चाय पी लिया, तो वो भूख नष्ट हो जाएगी। तो अब आप जब खाओगे, आपको खाना था 1 बजे, अब आप खाओगे मान लो 4 बजे, तो उस समय शरीर पाचक रस जो बनाएगा वो बड़ी फोर्सफुली बनाए। आपने बोला तो बनाना पड़ेगा। घर में आपके हस्बैंड जो है वो अपने मित्र को लेकर आए, बोले इनके लिए खाना बनाओ और खिलाओ, तो आपका मन नहीं भी होगा तो खिलाना पड़ेगा। क्यों? तो वैसे ही आप शरीर पे असमय भोजन डाल दोगे, ठीक है भाई करूंगा काम इस पे, पर वो उसके लिए बोझ होगा। तो इसलिए पहला सिद्धांत कहता है कि 2 बार एक निश्चित समय पे भोजन करें,
और वो निश्चित समय का भी आधा एक घंटे का वेरिएशन हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उतना शरीर मैनेज करने के लिए तैयार है। क्योंकि भोजन का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम 3 घंटा है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम का मतलब होता है जब भी आप कुछ खाओगे तो वो आपके स्टमक में लगभग 3 से 3.5 घंटा रहेगा। 3 घंटे बाद नीचे के साइड की स्मॉल इंटेस्टाइन का दरवाजा खुलेगा और वहां से भोजन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। पर ये किस बात पर निर्भर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा कि आपके भोजन में कितना प्रोटीन है। जितना ज्यादा प्रोटीन रहेगा उतनी देर वो उसको पेट में रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में होता है, क्योंकि स्टमक बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और किसी ने व्यक्ति ने अगर नॉन वेज फूड खाया है तो नॉन वेज फूड खाने के बाद अच्छे से तो चबाता नहीं है वो, तो कई बार तो वो निकलता ही है। चबा कितना चबाएगा उसको? हमारे दांत तो उसके अनुरूप बने नहीं है, शेर वाले दांत तो है नहीं हमारे पास, राइट? तो वो जितना नहीं चबेगा वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो उस मसल को कैसे खत्म करेंगे? है तो वो मसल ही, तो उस मसल को खत्म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको बर्न करना शुरू करेगा, और बर्न करेगा उसको ज्यादा मात्रा में एसिड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मसल है जो खाया है। अब आपने कभी सोचा कि अगर स्टमक इतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है तो वो भी तो मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल्स। मसल्स के कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल मतलब ये जितने भी मांसपेशियां जो हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़ी हुई है, स्केलेटन से जुड़ी हुई है, ठीक है। स्मूथ मसल्स जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो मसल्स हैं उनको स्मूथ मसल्स कहा गया है। हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारे स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर, जिन मसल्स से बने हैं उनको स्मूथ मसल्स कहा जाते हैं, वो चिकनी होती है, ठीक। तीसरा होता है कार्डियक मसल, इसकी वैरायटी चलक, क्योंकि इनको जीवन पर्यंत काम करना है, प्रतिदिन काम करना है, नॉन स्टॉप काम करना है, तो इनकी बनावट कुछ अलग तरीके से की गई है, ये थक ना पाए। तो चूंकि स्मूथ मसल है तो जो गैस्ट्रिक एसिड स्टमक में निकल रहा है वो तो पेट को भी खा जाना चाहिए, तो नहीं, वो पेट को इसलिए नहीं खाता क्योंकि स्टमक बहुत, हमारा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है, उसने स्टमक के चारों ओर एक लेयर डाल के रखी है, म्यूसिन की लेयर। म्यूसिन की लेयर, उसके कारण से जो गैस्ट्रिक एसिड है वो भोजन पे तो असर करता है पर हमारे स्टमक की मसल पे एक्शन नहीं करता है। पर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति को ज्यादा एसिडिटी होती है, बेसमय वो खाता है, ज्यादा एसिड बनता है, या ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड का इंटेक करता है, तो ज्यादा एसिड बन जाने के कारण से हमारे स्टमक के ऊपर की जो ये लेयर है वो धीरे धीरे फटने लगती है, छिलने लगती है। जैसे पेंट हुआ है ना, पेंट के अंदर भी तो बहुत सारी परतें हैं, तो पपड़ी झड़ती है तो अंदर की परतें ओपन हो जाती है, हमें पुट्टी तक दिख जाती है। अभी पेंट है तो पुट्टी दिख रही है क्या आपको किसी को? पर मान लीजिए पेंट का ये पपड़ी उखड़ जाए तो वहां पर क्या दिखेगी? अंदर की सारी चीजें दिखाई देगी। और पुट्टी भी हट जाए तो सीमेंट दिखाई देगा, प्लास्टर जो हुआ है। और प्लास्टर भी हट जाए तो ईटा दिखाई देगा, राइट? वैसे ही स्टमक ज्यादा एसिड बनाने के कारण से पहली बार उसको करोडिंग करता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक म्यूकोसा। क्यों हुआ? बिकॉज ज्यादा एसिड बना। फिर ये एसिड ज्यादा बनता रहा तो धीरे धीरे ये और उसको करोड करता जाएगा और बना देगा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। फिर भी आपने अपने जीवन शैली, भोजन शैली, आहार शैली को नहीं सुधारा तो ये और करोड करेगा और यहाँ पर बना देगा एक अल्सर जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। फिर भी आपने नहीं सुधारा तो इस अल्सर को वो छेद करके सीधा स्टमक में ओपनिंग दे देगा, स्टमक से पूरे पेट में ओपनिंग दे देगा। वही मृत्यु का कारण बनता है कि आपने जो खाया, पूरा जो मुंह से लेकर गुदा द्वार तक की लाइनिंग है उसमें कहीं पर भी कोई ओपनिंग नहीं है, इन एंड आउट वाला एक्शन, कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकता भोजन, उसको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है।
तो अगर ये परफोरेशन हो गया पेट में तो पूरा खाना निकल के कहाँ फैल जाएगा, पूरा पेरिटोनियम में फैल जाएगा, यहाँ फैल जाएगा, और ये फैल जाएगा तो इसको दुनिया को कोई आदमी नहीं समेट सकता, और इसमें हो जाएगा सड़न, इसमें हो जाएगा इन्फेक्शन, और जब इस ऐसा वाला इन्फेक्शन होगा तो दुनिया को कोई डॉक्टर उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो सोचो कारण कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। आपने मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे हमने क्या बदला, सिर्फ भोजन का समय बदला। क्या बदला? असमय भोजन की क्वालिटी बदली। अब रात में मैंने ज्यादा मात्रा में अगर गरिष्ठ भोजन किया, नॉन वेज फूड खाया, तो बहुत एसिड बनेगा, बहुत एसिड बनेगा। और फिर आदमी अगर बोलता है कि मेरे को गैस की समस्या है और मैं एंटा एसिड खाता हूँ, तो एंटा एसिड क्या करता है? एंटा एसिड इस एसिड बने हुए ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको खा जाता है खुद, तो वो एसिड का प्रभाव कम हो जाता है। तो क्या ये परमानेंट इलाज हो सकता है एंटा एसिड? कि एसिड निकल रहा है तो हम बार बार एसिड को मारने के लिए एंटा एसिड फेंक रहे हैं, हम कारण का निवारण नहीं कर रहे हैं, हम चाय को बंद नहीं कर रहे हैं, हम गलत खान पान को बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ऊपर से ऐसा एंटा एसिड फेंक रहे हैं, जा बंद कर दे। क्या ये उपाय हो सकता है? क्या ये इलाज हो सकता है? तो आज सबसे ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन एंटा एसिड है, वर्ल्ड वाइड सेलिंग है एंटा एसिड की। तो अगर इतने फैक्ट को आपने समझ लिया, तो हम कह रहे हैं अगर 2 बार भोजन करो और 1 बार रेशेदार तत्वों का भोजन में इस्तेमाल करो, क्योंकि रेशेदार तत्व जो है भोजन में बल्क बनाते हैं और हमारी आंतों को साफ करने में हमारी मदद करते हैं। तो निश्चित समय पर भोजन करेंगे तो भोजन का पूरा पाचन क्रिया कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट करने के बाद वो फ्री है। जैसे मान लीजिए आपने घर की सारी जिम्मेदारी निभा कर थी तो आप मेरे पास यहाँ पढ़ने आए हो। अभी घर पे आपको किसी को लंच परोसना होता तो क्या आप मेरे पास यहाँ आ पाते? फिर तो शरीर कब करेगा अपना दूसरा काम? करने दोगे क्या उसको आप? इसलिए 2 बार भोजन। आशा है मेरी बात आप स्पष्टता से समझ गए कि मैं 2 बार भोजन क्यों बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये अब कितने बार खाना चाहिए, तो बोला 2 बार खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए तो बताया था मैंने, आधा भोजन, 1/4 लिक्विड और 1/4 खाली, ताकि पाचक रस अच्छे से मिश्रित हो सके। ये भी समझाया था कि उसको अच्छे से चबाना होगा, ताकि जब आप चबाएंगे अच्छे से तो वो लिक्विड हो जाएगा और लिक्विड बन करके फिर वो अच्छे से उसका डाइजेशन हो पाएगा, तभी तो आप वो अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप कोई सब्जी लाते हैं तो ऐसा उठा के सीधा डाल देते क्या कढ़ाई में? ला चल बस पानी डाल देते हैं और सारी सब्जी डाल करके बनते रहते, क्या है बाद में हम काट काट के खा लेंगे। ऐसा करते हैं कि आप लोग थोड़ा मेहनत करते हो, सब्जी को धोते हो, फिर काटते हो, फिर उसको अगर स्किन को पील करना है तो पील करते हो, फिर धोते हो, फिर चढ़ाते हो। ऐसा तो नहीं करते हो कि बाहर से लौकी करके लाई और सीधा कुकर में डाल दिया। बड़ा वाला साइज का कुकर लाए सर, हम लोग इसलिए लाए कि ज्यादा कुछ करना नहीं है, लौकी को सीधा डाल देना, बन जाएगी लौकी। पूछ रहा हूँ बन जाएगी क्या? तो आप भोजन को ऐसे ही बिना अच्छे से चबाए अगर डाल दोगे तो अंदर क्या होगा? इसलिए धीरे धीरे खाने की बात कही। इसलिए कहा गया कि भोजन करते समय बातचीत ना हो, क्योंकि टीवी ना देखें, कि ध्यान उधर है, इधर मुंह पर जा रहा है, एक्शन हो रहा है, पता नहीं कई बार क्या खा लेते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स तो इतना स्ट्रांग है कि हम अंधेरे में भी खाना खा सकते हैं। अंधेरे में आपको कुछ दिखेगा नहीं, पर आपके भोजन के प्लेट से आपका हाथ मुंह में ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका रिफ्लेक्स है ये और बचपन से कर रहे हैं। हाँ, पर किसी और को खिलाना होगा तो तो उसका मुंह में आप लगा दोगे भोजन को। पर अपने हाथ से खुद से खा रहे हो तो गड़बड़ नहीं होती। तो ये रिफ्लेक्सेस से जो हमने डेवलप किए हुए, तो इसलिए 2 बार भोजन करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। 3 बार भोजन करेंगे तो भी शरीर मना नहीं करेगा, शरीर आपकी हर प्रक्रिया को एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसने आपके साथ अपना जीवन बिताना है।
जैसे पति को पत्नी के साथ जीवन बिताना है, तो पत्नी भी एडजस्ट कर रही है और पति भी एडजस्ट कर रहा है। कुछ सिचुएशंस में वो कर रही है, कुछ सिचुएशंस में वो कर रहा है, इसलिए दोनों मिलजुल करके घर की गाड़ी को चला रहे हैं, तो शरीर भी चल रहा है। पर बोल रहे हैं अगर अपने आप को बेहतर रखना है तो ये हमें करना चाहिए। कोई सवाल है इसमें? हाँ, एक सवाल ये है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 बार होता है, तो अब मैं 2 बार खाना खाऊंगी तो वो मतलब टाइमिंग क्या होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे ब्रेकफास्ट करती हूँ उसी टाइम पे खाना खा लूँ, फिर रात को खाना खाऊं, ऐसा कि दोपहर के लंच करूँ रात को खाना, ऐसा क्या करूँ, ठीक है। वो समझ में नहीं आ रहा। खाना खाने का ये जो रूटीन है ये डिपेंड करता है आपकी जीवन शैली पर और आपकी कार्यशैली पर। किसी के लिए एक यूनिफाइड फॉर्मूला पैदा करना या रखना मुश्किल है, पर फिर भी प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि सुबह के समय हमें फुल ऑफ एनर्जी वाले फूड्स खाने चाहिए, ऐसे फूड्स जिसमें एनर्जी होती है। तो कहा फ्रूट्स में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। स्प्राउट्स में बहुत एनर्जी होती है बिकॉज इट हैज मोर प्रोटीन, इट्स अ लाइफ फूड, राइट। तो फ्रूट्स, जूसेस, लिक्विड्स, फाइबर्स, ताकि शरीर सुबह हमें सबसे ज्यादा मेंटल एक्टिविटी, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई खाना खाने के 5 घंटे बाद होती है। खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद सबसे डल होती है एनर्जी, और 5 घंटे बाद सर्वश्रेष्ठ मोड पे बेस्ट परफॉर्मेंस लेवल पे आती है। तो कहा कि अगर नेचुरोपैथी का सिद्धांत बता रहा हूँ, हर किसी की लाइफ पर ही अप्लाई नहीं होगा, कि सुबह आप 8-9 बजे आप फल, सलाद, अंकुरित अनाज का उपयोग करें। 12-1 बजे तक एक पौष्टिक आहार, जिसमें एक सामान्य भारतीय थाली की बात करूं तो उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल इसकी प्रथा है। उसके बाद शाम के समय आप लिक्विड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह के लिक्विड यूज कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, मतलब देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस वी कैन गो विद द लिक्विड ऑप्शन। और फिर रात में 8 बजे भारतीय परंपरा, भारतीय थाली के अनुसार से जो भी भोजन आपके थाली में उपयुक्त लगता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, या फिर आपको लगता है कि शाम के समय में मुझे हल्का खाना खाना चाहिए तो दलिया खिचड़ी भी खा सकते हैं। दूसरा सिद्धांत ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति की जीवन शैली है कि उसका लंच का समय निश्चित है कि वो 3, साढ़े 3, 4 बजे के पहले नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में उसको 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पक्वा आहार लेना चाहिए, रोटी, सब्जी, दाल, ऐसी चीजें। 3, साढ़े 3 बजे 6 घंटे का गैप हो गया, तो उसके बाद वो फिर से अपना पका हुआ भोजन का इस्तेमाल कर सकता है। शाम के समय लाइट फूड लेते हुए वो फल, दूध, ऐसी चीजें ले सकता है। सिद्धांत क्या कह रहा है कि 2 बार खाना है, तीसरे मील को आप रेशेदार सुपाच्य और रेशेदार चीजों को कर दो। सर रात को फ्रूट्स खा सकते हैं? तो फ्रूट आइसक्रीम खाते हैं तो फ्रूट भी खा सकते हैं। आप कभी पूछे नहीं मुझसे कि फ्रूट आइसक्रीम रात में खाऊं कि सर? ऐसा भी पूछो ना कभी। हाँ, पर रात को 10 बजे से फ्रूट आइसक्रीम भी नहीं खाते ना, ऐसा पूछे नहीं तो मुझसे। और एक चीज पूछना है, जैसे सलाद और पके हुए खाने एक साथ खा, मतलब कभी थोड़ा नाश्ता गैप करते होना हैं, चाहिए। तो दोनों गैप में लेना चाहिए। जब हम सलाद खाते हैं तो वो एक बेस बन जाए स्टमक में जा करके, उस आपने देखा होगा सिरदर्द होगा परोसते हैं तो नीचे पत्ता गोभी का बेस डालते हैं, हाँ है ना। तो वैसे ही भोजन में सलाद नीचे जाके बेस बन जाए और वो वहां पर उसके ऊपर जब भोजन आके गिरता है तो भोजन का पाचन होता रहता है, इनका तो पाचन होना नहीं है, तो वो एक कोने में किनारे में पड़े रहते हैं बेस बना करके। अगर मैं 12 बजे लंच करूं तो मैं आधा घंटे 1 घंटा पहले मैं थोड़ा सा सलाद ले सकती हाँ, हूँ। ले सकते 30 मिनट्स पहले ले सकते। तो मोस्टली सब सैलेड को खाने के साथ में ही साथ में मिक्स करके हाँ, वो भी एक तरीका है जो लोग करते हैं, बट ऐसे में 2 तरह की चीजें जा रही हैं, एक कच्ची चीज जा रही है और एक पक्की चीज जा रही है, तो बॉडी के लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस चीज पर मैं एक्शन करूँ। तो इसलिए एट ए टाइम पहले एक ही चीज जानी चाहिए। मैं सामान्यतः अगर बाहर खाने का मुझे जरूरत पड़ी तो फिर मैं सलाद नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मालूम है वो भोजन गरिष्ठ है, सलाद खाऊंगा तो मुझे और अच्छा, हैवी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए फिर वो हैवीनेस और एसिडिटी हो जाएगी, तो फिर ऐसे में मैं सलाद नहीं उठाऊंगा।
कि भाज भोजन के साथ ही मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है। अब रात को फल खाना चाहिए, उन्होंने सवाल पूछा है, इसका जवाब देना जरूरी है। तो उस सवाल के जवाब में दूसरा सवाल है, रात को खाना खाना चाहिए क्या? रात को भोजन करना चाहिए क्या? तो कई लोगों ने कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। बोले जब हम लोग नॉन लाइट इरा में थे, नॉन लाइट इरा मतलब जहाँ लाइट नहीं होती थी, तो क्या होता था, लोगों के भोजन शाम को जल्दी बन जाते थे सूरज की रोशनी में, और सूरज की रोशनी में ही लोग खा लेते थे, क्योंकि अंधेरे में क्या खाएंगे, कीड़े मकोड़े गिर गए तो पता चला अपन कीड़े मकोड़े भी खा जाएंगे, राइट। तो इसलिए वो क्या करते थे, शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते थे, क्योंकि रात में अगर वो खाना खाए तो कीड़े मकोड़े गिर सकते हैं। या फिर धीरे धीरे लाइट युग आया, तो लाइट युग में वो समस्या तो खत्म हो गई, हम रात में भोजन भी बना सकते हैं और भोजन बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। पर प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भोजन को पचाने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, जो कि रात के समय में संभव नहीं है, इसलिए रात के भोजन को मना किया गया। बट चूंकि मनुष्य की जीवन शैली का वो हिस्सा हो गया, पहले तो मार्केट 6-7 बजे रात में बंद हो जाते थे, अब मार्केट 10-11 बजे चलते। अभी लेट नाइट फंक्शंस, शादियां, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो लेट नाइट इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपने काम से फ्री ही 8-9 बजे होते हैं, फ्री होकर के घर आकर के तब तो वो कार्यक्रम में जाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर उनको पता चल गया कि कार्यक्रम है और रात में कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो वो उस दिन को ना करके दोपहर में वो रखते थे या शाम तक उस चीज को खत्म कर देते। ये सब कुछ एक व्यक्ति के कारण से नहीं हो रहा, ये सब कुछ एक सामाजिक ढांचा है, सामूहिक जीवन शैली है। गांव में आज भी लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5-6 बजे तक झाड़ू पटका सब कुछ हो जाता है। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, जहाँ हमने स्कूल बनाया था, तो जिसको हमने इसकी भूमिका दी थी कि साफ सफाई करना है, तो वो 5-5:30 आकर के पूरा साफ सफाई करके घर चले जाती थी। सुबह 5:30 बजे, हम 6 बजे, कई बार मैंने वहाँ योगा सेशंस वगैरह रखे गांव के लोगों के लिए, निःशुल्क हमने क्लासेस रखी कई मौके पर। तो उसके पहले उनकी पूरा काम हो जाता था। ये कई बार हम साइकिलिंग करते हुए गए कि सुबह सुबह वहाँ जाएंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं अपने बच्चों को लेके चलो आज साइकिलिंग करते हुए वहां जाएंगे करके, तो वहां देखा जाकर साफ सफाई पूरी कंप्लीट। तो गांव के लोग अपनी जीवन शैली को उस अनुरूप बना के रखे हुए, शहर के लोग जीवन शैली बदल गए। पहले जो बिजनेस शुरू होता था सुबह 8-9 बजे, अब वो शुरू होता है 12 बजे। तो साइकिल है ना, वो तो चेंज हो ही जाएगी। 12 बजे शुरू होगा तो वो रात में 8-9 बजे गई उनको बंद करते हुए। अब मुझे खरीदारी करनी है, पर जब दुकान ही 12 बजे खुलेगी तो मैं 11 बजे कैसे चले जाऊंगा? कैन आई गो बिफोर? आई कैन नॉट। तो ये पूरा एक सामूहिक ढांचा है, एक के कारण से नहीं बदला, ये एक संस्कृति का पालन करते हुए बढ़ा। हम भारतीयों ने धीरे 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 पाश्चात्य संस्कृति को इतना ज्यादा फॉलो कर लिया कि हमारी हैबिट में, लाइफस्टाइल में वही चीजें आ गई, वैसा ही भोजन शैली आ गया, वैसी सारी बीमारियां भी आ गई। ये तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये तो सामान्यतः डेवलप्ड कंट्रीज की बीमारियां, यूएस अमेरिकन को होती थी, इंडिया में इसकी संख्या कम थी। 1978 1980 के बाद इन बीमारियों की संख्या बढ़ती चली गई, 90 के बाद और बढ़ी, 1990 के बाद 2000 के बाद और बढ़ी, और 2000 के बाद बहुत रिगरसली बढ़ रही। तो क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि जीवन शैली में परिवर्तन ही बीमारी का कारण बने? नहीं तो पहले तो ये बीमारियां भारत में उतनी ज्यादा नहीं पाई जाती थी। तो एक तो रात का भोजन, यस, न फल न भोजन, दोनों ही उपयुक्त नहीं, पर चूंकि अब आपका शरीर और मन आदी हो चुका है खाने का, तो इसलिए आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जो एक समय तक हो सके। तो भोजन आप 7-8 बजे तक आप रख लीजिए, और उसके बाद
चाहे वो भोजन हो चाहे फल हो। अब आप ये सोचिए कि अगर रात में फल नहीं खाना चाहिए तो बड़े बड़े जो डिनर्स और फंक्शंस और पार्टीज होते हैं उसमें फ्रूट वाला काउंटर क्यों रखते हैं? दिखाने के लिए कि हमारे पास फ्रूट का काउंटर भी है। क्यों रखते हैं बताइए? क्योंकि जो इंसान कभी भी कुछ भी रात में खाना खा सकता है तो फ्रूट भी खा सकता है। वी हैव एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मोल्डेड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम सेलेक्टिव हो गए हैं, हम बोलते हैं ये चीज इस समय करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं सुबह चाय पीना चाहिए, रात में 12 बजे भी चाय पीना चाहिए, रात में 1 बजे मैगी खाना चाहिए, और रात में तो कॉफी पीना तो बहुत जरूरी है यंग बच्चों को। आप समझिए इस चीज को कैसे कर रहे हैं आप लोग। तो इन चीजों को क्यों नहीं लोग क्वेश्चन मार्क करते? ये बताइए, एक व्यक्ति रात में कॉफी पिएगा और एक एप्पल खाएगा, किसमें ज्यादा डैमेज होगा? फिर तो फिर ये कंपैरिजन किसने आपके दिमाग में पैदा करवाया? व्यवस्थाओं, लोगों ने अपने 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 कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने आपके दिमाग में ये फीडिंग डाल दी है, और आपके दिमाग में फीड हो गया। अब आप इसलिए ऐसी बातें करते हो। ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपका फीडेड अंदर फीडेड इंफॉर्मेशन बोल रहा है। रात को भूख लगती है तो बिस्किट जाके खाते हैं, केला नहीं उठाते, केला ना खाएंगे तो ठंड लगती बिकॉज आपका फीडेड इंफॉर्मेशन ये बोल रहा है कि बिस्किट हम खा सकते हैं पर केला नहीं खा सकते। वाह, मैदा, शक्कर, डालडा, दूसरा पैकेट ऐसी चीज को पचाने में शरीर को 16-18 घंटे लगने वाले हैं। एक एप्पल तो फिर भी 1.5-2 घंटे बाद बाय बाय बोल के निकल जाएगा, केला भी आधा पौन घंटे बाद निकल जाएगा, पर आपको लग रहा नहीं बिस्किट इज ए बेटर ऑप्शन। रात में तो मम्मी मना की है, वी शुड नॉट ईट फ्रूट्स, वी शुड ओनली ईट बिस्किट्स। सो व्हाई यू आर नॉट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू पीपल कि बेटा रात में बिस्किट नहीं खाना चाहिए, बेटा रात में खाना नहीं खाना चाहिए। व्हाई यू आर नॉट फीडिंग दिस? बिकॉज द मीडिया, द बिग कंपनीज हु सेल दीज प्रोडक्ट्स, they have made your mind to believe that you should eat these things. बहुत भूख लग रही है, चॉकलेट खा लो। किसने सिखाया? मीडिया। किसने आपके दिमाग में फीड किया? क्या वो राइट इंफॉर्मेशन है? हंगर है तो बिस्किट उठाओ और शेर बन जाओ। अब मैं अगर बिस्किट के ऐड में देख रहा हूँ कि बिस्किट खाने से मैं शेर बन जा रहा हूँ, तो मैं बच्चा देखने के बाद उस फीडेड इंफॉर्मेशन का क्या उपयोग करेगा? मेरा नेचुरोपैथी का इंफॉर्मेशन कमजोर है, ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनीज ने अपने पूरे फंड्स ऐसी चीजों के प्रचार प्रसार में खर्च किया है। ऐसी चीजों के प्रचार प्रसार में अगर खर्च हो, अगर चिकित्सक करें, मंत्रालय करे, तो इतने चिकित्सालयों का काम बैठ जाएगा। तो कह रहा ना कि हर चीज एक सिस्टम है और हम उस सिस्टम के बहुत ही खूबसूरत हिस्से बन चुके हैं। we have become the victims but we are not aware of it. अब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो भूख लग रही है तो क्या खाओगे आप? मन तो चटपट चटपट मांग रहा है ना, फल तो नहीं खाओगे ना। है आपके सामने फल, दिन का समय है, फल भी है सामने में, और आपके सामने चटपट 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 है, तो आप क्या खाओगे? अब तो चलो ये भी हटा देते कि रात में फल नहीं खाना चाहिए। बताओ, कुछ स्वाद, कुछ मनुष्य का स्ट्रेस उसको ऐसे खाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ऐसा खाना खाने से हमें बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। आपको नहीं लगता जब बिस्किट खाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं खाते रहो बस, हम एक और ले लेता हूँ, अभी एक और ले लेता हूँ, नहीं इसको हटा दो यहाँ से, ये मेरे सामने रहा तो मैं और खा जाऊंगा। So these things give us a pleasure and we are used to this pleasure. Again, coming back to the point, 2 meals a day
at a specific time intervals with one fruit or an ideal meal will be an ideal meal to keep the body healthy. This is our first tantra from Panch Tantra. So, any queries? No. अब एक आइडियल फूड, एक डाइट चार्ट कैसा बनना चाहिए? तो जब हम डाइट एंड न्यूट्रिशन सेक्शन में एंटर करेंगे तो उसमें हम डाइट फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे कि हमें किसी भी व्यक्ति की रूटीन के हिसाब से कैसे डाइट बनाना चाहिए। ये तो एक जनरलाइज बता दिया हमने कि सुबह फ्रूट्स ले लो, 12-1 बजे खाना खा लो, पर हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। जो बिजनेसमैन है उसके लिए कैसे फॉलो होगा ये? वो फील्ड में है, अगर 11 बजे वो कंस्ट्रक्शन खा रहे हैं तो वहां उठा के तो बैठ के खाना नहीं खा सकता ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द रूटीन ऑफ पर्सन, वी हैव टू एडजस्ट द थिंग्स। अब किसी को, अब इस पे एक बहुत बड़ा जोक है कि एक यंग गर्ल जो है वो ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम रायपुर टू नागपुर, ठीक। तो उसने ड्राइवर को बोल रखा था कि भैया कि गोंदिया आ जाए ना तो बता देना आप मेरे को। अपने कंडक्टर को भी बोल रखा था भैया गोंदिया आ जाए ना तो आप मेरे को बता देना करके, ठीक। अब वो उसकी नींद लग गई, दुर्ग निकल गया, राजनांदगांव निकल गया, गोंदिया भी निकल गया, और थोड़ा और आगे अगले स्टेशन पे बस पहुंचने वाली थी तो उसकी नींद खुली। उसने पूछा भैया कहाँ पहुंचे हम लोग, गोंदिया आया कि नहीं? तो एक जन बार गोंदिया तो निकल गया, तो वो रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो बस वालों ने मिलकर रुकवाया, बोले जब इस बच्ची ने बोला था गोंदिया में रुकवा देना तो क्यों नहीं रुकवाया? अब बेचारी सो गई, चलो चलो वापस बस को मोड़ के रखो। वो कुछ बोलना चाह रही है, सुन नहीं रहे। सब लोगों ने जबरदस्ती बस, बोले ज्यादा दूर नहीं आई है, बस को मुड़वा करके पीछे ले गए। तो जब गोंदिया पहुंचने वाली थी तो उससे पूछे चलो अब आगे गोंदिया उतर जाओ, बोले नहीं मेरे को उतरना नहीं है, मेरी मम्मी बोली थी गोंदिया आए तो खाना खा लो। ऐसा टाइम स्पेसिफिक नहीं हुआ जा सकता, हर किसी के साथ ये संभव नहीं है। तो कितना गुस्सा आया उन लोगों को, आधे रास्ते से बाहर आ गए। क्या, दिस इज जस्ट अ जोक एंड सिचुएशन की हम लोग एकदम लकीर के फकीर भी नहीं बन सकते। वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, बिकॉज यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो परिस्थितियों के अनुसार से एडजस्ट हो जाता है। जो एडजस्ट नहीं होता वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। दूसरा सिद्धांत, दूसरा तंत्र ये कहता है कि ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, दिन में 3 लीटर पानी पिए। दो पा रही है क्या? बंद कर दूं? ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। तो उसके पीछे लॉजिक क्या दिया उन्होंने लॉजिक ये दिया कि हमारे शरीर से लगभग 2.5 से 3 लीटर वाटर प्रतिदिन निकलता है। कैसे निकलता है? उन्होंने कहा कि 1500 ml तो यूरिन बनना ही चाहिए। उतना यूरिन बनेगा तो शरीर की गंदगी यूरिन के माध्यम से निकलेगी। लगभग 300 से 350 ml हमारा जो फीकल मैटर होता है, मल होता है, जो गंदगी होती है, उसके साथ में पानी खिंचाता है। नहीं तो वो तो मल खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो रास्ते को डैमेज कर देगा, ठीक है। लगभग सांस लेने और छोड़ने में लिक्विड ऑक्सीजन ही लगती है, तो 150 से 200 ml पानी उस प्रक्रिया में काम आता है, ठीक। तो अभी तक हो गया 2 लीटर। 1500 ml का यूरिन चाहिए ताकि गंदगी निकल सके, इतने बड़े शरीर की गंदगी निकालने के लिए। दूसरा, क्योंकि हम लोग भोजन और बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं, मल के साथ निकलने वाला पानी 150 ml, श्वास के साथ निकलने वाला। इसके अलावा एक होता है, जैसे धूप से पानी उड़ता है ना, नदी से पानी उड़ता है उसको बोलते हैं, वैसे हमारे शरीर से पानी उड़ता है जिसको बोलते हैं इनसेंसिबल पर्सपिरेशन। तो लगभग 400 से 500 ml पानी आपके शरीर से उड़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। वो
निकलता रहता है। एंड डिपेंडिंग ऑन दिन भर में कितना आपने शरीर से पसीना निकला या निकाला, उसके हिसाब से 500 से 600 ml पानी आपको और लगता है। अब ठंड के दिनों में क्या होता है कि पसीना निकलने की और ये जो इनसेंसिबल पर्सपिरेशन है वो कम हो जाता है, तो इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट वो 500 ml खत्म हो गई, पर ये 2 लीटर तो लगेगी, क्योंकि 1500 ml यूरिन का और बाकी जो जरूरी चीजें हैं। और पसीना अगर आप नहीं निकालते हो ठंड में, तो निकलने का तो कोई रास्ता है नहीं। आप कोई एक्सरसाइज करता है तो ठीक, नहीं करता है तो फिर तो आपका पसीना निकलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वाटर लॉस कम हो जाता है। तो वाटर के लिए शरीर में क्या कहा गया कि जितना शरीर से निकले उतना ही डालना। वाटर के केस में वाटर बैलेंस चाहिए, वाटर अप भी नहीं चाहिए और वाटर डाउन भी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा? उसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजन है कि अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम है 6 लीटर्स, ठीक, 5 to 6 लीटर्स एक एवरेज व्यक्ति के ब्लड का वॉल्यूम होता है, उतना आपके शरीर में फ्लो हो रहा है। तो जो भी आप पानी पियोगे वो कहाँ जाएगा? आपके ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाकर के वो 7-8 लीटर हो जाएगा, और 7-8 लीटर हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगा? उस वाटर बैलेंस को, ब्लड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो किडनी में उसको भेजेगा, और किडनी से जो अनवांटेड वाटर है जो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है उसको वो एलिमिनेट करेगा, राइट? अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अब आपका जो हार्ट है उसको अगर 6 लीटर ब्लड पंप करना है और आपने पिया 3 लीटर, और एक बार में तो पीते नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सर्कुलेशन में आता है, थोड़ा थोड़ा करके यूरिन में निकलता रहता है, तो वो जो 6 लीटर का वॉल्यूम है, 5 से 6 लीटर का वॉल्यूम वो बना हुआ रहता है। पर सडनली कोई व्यक्ति अगर 6 लीटर पानी पी लेता है, दिन भर में बहुत ज्यादा पानी पीता है, एक बार में सीधा 4 गिलास पी लेता है, एक बार में 3 गिलास पी लेता है, तो अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ करके हो जाएगा 9 से 10 लीटर। तो आपके हार्ट के लिए काम ज्यादा हो गया। किसी व्यक्ति को 10 किलो वजन उठाना था, उसको 20 किलो वजन दे दिए तो ज्यादा हुआ ना? फिर भी उठा लेगा, कर लेगा। धीरे धीरे लंबे समय तक जब ये वर्कलोड बना रहता है तो हार्ट की मसल चौड़ी हो जाती है, बिकॉज ऑफ उसको ज्यादा जगह में ज्यादा ब्लड को अकोमोडेट करना है। तो चूंकि ज्यादा ब्लड को अकोमोडेट करना है वो धीरे धीरे चौड़ा होते जाता है, और इसी को बोलते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी। और जितना वो चौड़ा हो जाता है उसकी कम कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता कम हो जाती है। कहता हूँ, एक पतले दुबले व्यक्ति को दरवाजे से निकलने में और एक मोटे व्यक्ति को दरवाजे से निकलने में किसको आसानी होगी? क्यों? बिकॉज वैसी बनावट है। तो वैसे ही ज्यादा मोटा हो जाएगा तो आपके हार्ट को फंक्शन करने में दिक्कत होगी। क्लियर है? तो इसलिए एवरेज ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है, इसलिए पानी को निश्चित समय ना पी करके हर 1 घंटे में पीने की बात की गई है। क्लियर? अब सपोज मैंने इससे कम पानी किया, कम पानी पीऊंगा तो क्या होने वाला है? ब्लड वॉल्यूम को तो उसको उतना ही मेंटेन करना है, पर शरीर से जो गंदगी यूरिन से निकलनी थी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उस व्यक्ति को यूरिन कम होगी, जो गंदगी निकल रही है वो बहुत पीली पीली होगी और दुर्गंध युक्त होगी। इसलिए दूरबीन पीला होता है। प्लस पाचन क्रिया को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा तो वहां का मल हो जाएगा ठोस कड़ा, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। यूरिन धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म करने लगेगी तो पथरी हो जाएगी। गॉल ब्लैडर में जो है रस कम बनेगा, गॉल बाइल, तो वहां पर स्टोन बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेट जहां होगा वहां पर क्या बनने वाला है? पत्थर बनने वाला है। पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलना है, पानी नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। जो स्टमक से प्रॉपर जूस निकलना है, सबका बेस तो वाटर ही है ना, कोई एसिड भी रहा तो सबका बेस तो वाटर ही है। अब वाटर नहीं है तो सब चीज कॉन्सेंट्रेट नहीं हो जाएंगी। आपके पास 4 लोगों का आटा बनता था, 4 लोगों की रोटी का आटा बनता था, अब आटा कम हो गया तो क्या होने वाला है? 2 ही लोगों का बनेगा, एक व्यक्ति का नहीं बनेगा। तो पानी की कमी हमारे शरीर को कितना बड़ा डैमेज करने वाली है। और ये क्या एक दिन में हो जाएगा? एक दिन में पथरी हो जाएगी, एक दिन में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एक दिन में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, एक दिन में पाचक रस
जो 4 रोटी को पचाने के लिए बनता था, एक ही रोटी को पचाने के लिए बना, तो बाकी 3 रोटी क्या करेगी? वो तो ऐसे ही निकलेगी ना, क्योंकि उसका पाचन नहीं हुआ। खाना परोसा जा रहा था, आप लाइन में लग करके गए वहां पर, आप गए तो खाना खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? आप खाली प्लेट को रख करके निकलना पड़ेगा आपको, या आप बोलोगे नहीं बनाओ, मैं वेट कर रही हूँ। बोले, ठीक है मैम, 3 घंटे लगेगी, बैठो आप। तो जैसे अभी हमारे रमजान में 16 to 17 आवर्स 18 आवर्स का फास्टिंग रहता है, तो वो हमको तो पानी भी नहीं पीना होता, हाँ बिल्कुल, तो फिर उसको वो चीजों को फिर कैसे मैनेज करेंगे? तो वो आप लोग बाद में लेते हो ना, पहले लेते हो, पहले लेते हो, सुबह उठ के लेते हो, और फिर जब आप रोजा तोड़ते हो, मतलब वो 7 बजे शाम, उसके बाद आप खाते हो। तो आप उस चीज को एक साथ लेने की कोशिश करते हो। जैसे जैनों में इसी चीज को एकासना बोलते हैं, जैनियों में भी यही सिस्टम जैसा आप लोग करते हो, रमजान में जैसा आप रोजा करते हो, वैसे जैनियों में एकासना एक होता है। तो उनके क्या रहता है कि एक बार में जहाँ बैठेंगे वो वहीं पर ब्रश करेंगे, और वहीं पर उसी थाली में जो भी खाना है वो उतना ही खाएंगे। तो देखिए, ये धर्म की बनाई हुई बातें हैं। इस पर हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक ये ना समझ लें कि धर्म ने ऐसा क्यों कहा, और ऐसा कहने के पीछे उनका क्या प्रयोजन था। मंत्र का है, तो इसलिए धर्म का प्रयोजन क्या है? अच्छा, धर्म में क्या ये बताया गया कि एक स्पेसिफिक भोजन ही करना है हमको, या हम कोई भी भोजन कर सकते हैं? तो ये स्पेसिफाई नहीं किया ना कि हम गरिष्ठ भोजन भी कर सकते हैं। पर हो सकता है उन्होंने ये कोशिश की कि टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग क्रिएट किया, बट उन्होंने रात में खाने के लिए क्यों प्रेरित किया, ये मेरी समझ से परे। अगर यही चीज वो किसी और मेथड में करते, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो समझ में आता है। बट अब धर्म में क्यों ऐसा किया गया, कुरान ने क्यों, कुरान में लिखा है क्या इसको, इस बारे में कुरान में लिखा है? तो ऐसा क्यों लिखा धर्म गुरुओं ने, ये तो उसका जवाब तो बहुत पीछे जाके ही मिलेगा, अभी तुरंत में हमें कुछ नहीं पता चलेगा। बट ऐसा आप मान लीजिए करते हैं, मान लीजिए रोजा आप करते हैं, तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? कुछ समस्याएं आती हैं या ठीक लगता है? अब जैसे कि सारे दिन तो भूख तो रहता ही है, अब तो पहले जैसे हम रोजा खोलने के या उससे पहले डेट्स लेते हैं, ये कंपलसरी है कि रोजा खोलने में कुछ भी फुल एनर्जी चीज खाइए। पहले मोस्टली जो है सबसे ऊपर डेट्स ही करते हैं, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में फिर जैसे पानी हो या शरबत हो लेके, उसके बाद तो फिर वो ऑयल ऑयल रहता है पूरा, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वही है कि अब इस ड्यूरेशन में हम अपने कान की जरूरत कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा रह जाता है। ये तो मुश्किल है, इसलिए इसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर अभी 2-4 दिन आप वीकली वो चीजें संभालोगे, उसके बाद में फिर वीकनेस होने लगती है। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि 1 महीना जब आप इसे करते हो, तो उस 1 महीने बाद आपको कैसा लगता है? एक तो हैबिट हो जाती है, फिर वो पूरे 1 महीने की, फिर आप खाना चाहोगे तो भी नहीं खा पाओगे। नहीं खा पा हाँ, और उसके बाद रमजान में आपको 1 वीक के बाद फिर वीकनेस से थकावट, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि बस कहीं बैठ जाओ या फिर कहीं आराम करो, सिर्फ आपकी बॉडी एकदम टायर्ड हो जाएगी। वो साल भर जो हम करते आ रहे हैं, वो पूरे 1 महीने का प्रोसेस, तो वो बीच में बहुत ज्यादा उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। रात में तो इतना ऑयली खाएंगे तो रात में रात तो में बहुत अमेजिंग मुश्किल लगता होता है। है रात नहीं। में टाइम होता है, डिपेंड करता है कि कौन क्या खा रहा है। उसमें से हमारे घर की बात करूँ, हमारे यहाँ पे कुछ खाता नहीं है, वो ब्रश करके फिर थोड़ी सी की दूध पी ले कोई, या फिर फ्रूट्स खा ले, फिर से इतना ही होता ये है। जैसे भी 6-7 बजे का रोज होना हेवी फूड एरिया, हाँ, तो रात में इजी लगता है तो रात में तो खाना नहीं खा पाओगे आप, ऐसा होता है कि डिनर करने में नहीं मुझे खाना पड़ता है। और उसमें आप लोग का नॉनवेज भी तो रहता है ना उसमें, तो वो मतलब खाने से आपको हेवीनेस नहीं लगता है रात में? होता है एक साथ प्रॉब्लम तो फेस कर रही है ना, वो तो बताया उन्होंने, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने बताया रोजा के बारे में, वैसे ही जो हिंदू महिलाएं हैं वो भी दिन भर उपवास करती हैं और रात में गरिष्ठ तला हुआ भोजन करती हैं, कुछ पूड़ी, साबूदाना और ये।
तो एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं कि उन लोगों को ऐसा करने के बाद कैसा लगता है। खाना नहीं करते हैं fasting। नहीं, अगर इस तरह से करते हैं तो कैसा लगता है, मैं जानना चाहता हूँ आपकी Yes, लगता है तो। वीकनेस लगता है। तो इसलिए मैं अपने हैबिट में डालने के लिए मैं वीकली 2 फास्ट करती ही हूँ, एक मंडे और एक थर्सडे, ताकि ये जो रमजान आ रहे हैं तो उसमें मेरे को एकदम से चेंजेस करना फील करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा साल भर भी करना पड़ता है इस चीज को, कम से कम हैबिट में रहेंगे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी जब हम उपवास की बात करते हैं तो उपवास 3 तरह के होते हैं। एक है पहला धार्मिक उपवास, हर धर्म में उपवास की विधि बताई गई है, उस अनुरूप वो लोग उस उपवास को करते हैं। ठीक। दूसरा है राजनीतिक उपवास, जिसको अनशन कहा जाता है। तो वो भी आपने देखा होगा, कई लोग अनशन पे बैठते हैं। और तीसरा होता है थेरापेटिक उपवास, चिकित्सा के लिए किया जाने वाला उपवास। इन तीनों की विधियों में बहुत अंतर है, इन तीनों की विधियों में बहुत अंतर है। और चूंकि इसमें धर्म बताया गया है तो कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो विशेष बात होगी जिसके लिए उन्होंने ऐसा बताया है, या फिर समय व्यवस्था के अनुसार से हमने उन चीजों को मोल्ड कर दिया। कुछ तो ऐसा बताया गया है जिसे अगर 3000 साल पहले इन चीजों को बताया गया है तो मैं वहां उपस्थित नहीं हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा इतिहास पलट कर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्यों शुरू हुआ। उस टाइम पे क्या सर्कमस्टेंस थे इसके वजह से? उसके समय हाँ। चालीसा रखा जाता है। हम्म। चालीसे का जो महत्व है वो ऐसा है कि इंसान को अपने हर दिन का 2.5 घंटे ईश्वर को देना चाहिए, 10%। यस। तो हम उसको नहीं दे पाते हैं अपने रूटीन, इसीलिए चालिये की व्यवस्था की, चालिया बोलते हैं, क्योंकि आप 2.5 घंटा पर डे कैलकुलेट करोगे तो लगभग 40 दिन रहते हैं जी। तो उसमें हमारे में 40 दिन का उपवास रखा जाता है। तब उस दौरान हमारे रूटीन ऐसी रहते हैं, मैं नहीं रखती हूँ पर रखने वाले रखते हैं। उसमें आपको मोस्ट ऑफ टाइम मतलब भक्ति पूजन यही करना है, और जो भी गुरु धर्म को ये करवाते हैं चाहिए, हर हमारे सिंधियों में बहुत गुरु है जी। तो हर गुरु अपने एक स्पेशल टाइम पे करवाते हैं, कोई अक्टूबर में, कोई सावन में। तो उस समय उस उनका जो धर्म स्थान है वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं होती है, पूजा पाठ होता है, चालीहे का एक अलग महत्व रहता है। लेकिन उसमें खाना हल्का फुल्का रहता है, नॉनवेज तो रहेगा ही नहीं ऑब्वियसली, और मसाले वाला खाना नहीं होना चाहिए, हल्का। उसमें सिर्फ आप हरी मिर्च यूज कीजिए, नमक यूज कीजिए, काली मिर्च यूज कीजिए, ये सब भी मना रहता है। और पूरा समय आपको मोस्ट ऑफ टाइम भक्ति में हो जाती है, बुक्स रहती हैं वो आपको कंप्लीट करने की। तो हमारे में तो एक तरह से एकदम लाइट। हाँ, मतलब आपको ईश्वर को जो अपने समय नहीं दिया तो आप उसको बैलेंस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं क्लास 10 में थी, मैं तब से फास्ट अब तो स्टूडेंट हैं तो कराएंगे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स दैट टाइम बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस लगती है जब आप कुछ भी हेवी खाते हैं दिन भर के फास्ट। यस। और वही टाइम में जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई तो मैंने सोचा एक बार जस्ट एक दिन के लिए मैं उसको चेंज करके देखूं कि मैं शाम को आऊँ कॉलेज से तो मैं इतनी हेवी चीजें ना लेकर फ्रूट्स हो गए, मैरिनेड हो गया, ये सब लाइट चीजें खा सकती हूँ। तो वो इफेक्ट दिखता है आपको बॉडी में। मतलब आप 9 डेज इतने एनर्जेटिक रहते हैं अगर आप फ्रूट बेस्ड फास्टिंग करते हैं, जूस बेस्ड फास्टिंग करते हैं, एज कम्पेयर टू अगर आप खाना या कोई भी चीज ऐसी खाते हैं हैवी। इवन आप वन टाइम भी मतलब अगर आप फूड ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आपको थका देगा, अननेसेसरली थकान देगा। और वही अब जब जूस फास्टिंग या फ्रूट फास्टिंग पे रहते हैं ना, आप 9 के आप 18 डेज कंटिन्यूअसली फास्ट कर सकते हैं। मतलब मैं इस फुल एनर्जी रहती है, पूरी एनर्जी, और आपसे कोई कुछ भी काम करवा ले वो भी आप कर लेंगे। अगर आप इवन पे आपको बोलेंगे कि रेस लगा लो तो यू कैन डू दैट। अब ये जो परसेप्शन है, ये जो फीलिंग है, ये तो इंडिविजुअलिस्टिक तो है नहीं। जो भी ऐसा फास्टिंग करता है उसको अगर लिक्विड डाइट लेने से हल्का लगता है, जैसे हमने भी अनुभव किया थेरेपेटिक फास्टिंग में कि वो 9 दिनों पे इतनी एनर्जी होती है क्योंकि खाना पचा नहीं रहा होता है शरीर, तो पूरी एनर्जी हमारी क्रिएटिविटी और अच्छे कार्य में लगती है, और एक तरफ हम गरिष्ठ खाना खा रहे हैं। तो दोनों में एफिकेसी की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि अनुभव करें और फिर आप खुद अपना निर्णय लें
कि इस तरीके से उपवास करें कि इस तरीके से करें। तो ये जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं मैंने उसको का चेंज किया। मैंने पहले कोई जो भी नाश्ता बना पोहा उपमा जो भी बना खा लेते हैं, और मॉर्निंग में अगर आप वही चीज फ्रूट्स के साथ एक्सचेंज करते हैं तो वो जो मॉर्निंग से आपका खाना खाने तक का ड्यूरेशन रहता है ना वो बहुत एक्टिव रहता एनर्जेटिक रहता है। तो बहुत अच्छा होता है ब्रेकफास्ट है, बहुत अच्छा होता है। कभी किसी को मनाही थोड़ी ना कुछ खाने से, चेंज कर देना। वो उनकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। दैट इज अबाउट हर इंडिविजुअल चॉइस, इट्स नॉट अबाउट कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक रूल बुक नहीं बनी है। सर अभी मैंने यही कर दिया सर, मॉर्निंग में से फ्रूट्स खा के स्कूल जाती हूँ तो काफी एनर्जी, और मेरे को कंटिन्यूअसली में बोलना रहता है 9 से लेके 1, तो थकान नहीं लगती है बिल्कुल। और आके लंच लेती हूँ, प्रॉपर लंच लेती और हूँ ऐसा नहीं। तो आपको भूख भी सही भूख लगती है, एक्चुअल भूख लगती है जो सिगरेट भूख है सारे सेट और कुछ भी। सही कह रहे हैं आप। ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। सर मेरे को एक क्वेश्चन पानी के लिए पूछना है। जैसे वाटर अपन आपने बोला 3 लीटर बॉडी पीने हैं, तो जो हम जो बाकी जो जूसेस वगैरह लेते हैं, छाछ पिया, तो हमारे वाटर में ऐड होता है कि वो अलग ही चीज होती है? ऐड हो जाए मतलब वो वाटर में ही काउंट हो जाता है? लिक्विड्स में काम। मतलब हमको प्योर पानी नहीं पीना है, हम ये नहीं ऐसा नहीं है, प्योर पानी तो चाहिए। नहीं, प्योर पानी पी सकते हैं, लेकिन 3 लीटर प्योर पानी के साथ में अगर हम लोग ये भी हाँ, add अगर हमने छाछ या नारियल पानी ले लिया जैसे हम लोग 2 लीटर ही पानी पिया, एक छाछ ले रहे हैं, नारियल पानी तो ले इसलिए रहे तो हैं, गर्मियों में ऐसी चीजों की जरूरत ज्यादा होती है और ठंड में ऐसी चीजों की जरूरतें कम हो जाती है। उसमें हम लोग प्योर पानी पी सकते हैं। हाँ, और गर्मियों में हम लोग जूस पी सकते हैं, जूस पीते हैं, छाछ पीते हैं, नारियल पीते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी से ज्यादा पसीना निकल रहा होता है। एवरेज ब्लड जो वाटर लॉस है वो 4 से 5 लीटर हो जाता है, तो बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा पीता है, कोई हार्म नहीं है। सर छोटे बच्चों को कितना पानी पीना चाहिए? एवरेज एक छोटे बच्चे को 1.5 से 2 लीटर का पानी पीना चाहिए, और जैसे जैसे उम्र एडल्ट में आ जाए तो उसको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी क्वेरीज होगी तो आप आने वाले दिन में पूछ सकते हैं।